वेलकम टू अवर चैनल स्कोर प्लस जेईई नीट। तो हमारी 2023 की ऑलरेडी सीरीज चल रही है एंड आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे मैंने, लेकिन आपको बताया था फिजिक्स में जेईई में सबसे बड़ा जो इशू है वो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। आप पहले उनके लेक्चर अच्छे से देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। अगर आपने देखे हैं तो गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो जब आप वो कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं, जो बेस बन जाता है बाकी बहुत सारे वर्टिकल्स ऑफ फिजिक्स का, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है काइनेमेटिक्स। ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। तो आज हम एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अक्षय है। मैं पिछले 6 सालों से बच्चों को जेईई नीट के लिए कोच कर रहा हूं। सीबीएसई क्लास वीडियोस के मेन चैनल पे आप मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए ऑलरेडी देखते हैं। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड कहीं ना कहीं हमें वो रास्ता क्योंकि खुद दिखा है कि किस तरीके से हम एक अच्छे आईआईटी में पहुंचते हैं, उसी तरीके से हम आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आप भी एक अच्छे ड्रीम कॉलेज में अपने पहुंचे। तो आप देखेंगे हमारा यहाँ तक का पार्ट इज ऑलरेडी डन। तो हमने यहाँ तक का पार्ट ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी एंड टाइप्स ऑफ मोशन कि भाई पहले तो एक्सेलरेशन क्या चीज है और ये टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए क्लासेस में। सबसे पहले रेगुलर रहिए भैया क्लासेस में, प्रॉपर नोट्स बनाइए हर आपके लेक्चर के साथ। एंड जो नोट्स हैं जो मैं लिखता हूं, मेरे हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो आपको लेक्चर के दौरान बनते हुए दिखते हैं, वो आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक्स का, रिलेवेंट लिंक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको हमारी ऐप पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हर जगह आपको एक स्टडी मटेरियल अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये फील लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो अगर आपको ध्यान हो लास्ट लेक्चर में मैं अगर यहीं से चीज़ों को उठाऊं और मान लीजिए मैं एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊं कि एक कार है, मूव कर रही है, वो मोशन कर रही है कार, और उस मोशन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया बच्चे, उस मोशन के अकॉर्डिंग हमने उसके डिस्टेंस टाइम को नोट किया। तो यहां हम डिस्टेंस नोट कर रहे हैं टाइम। तो मान लीजिए पहले फर्स्ट 1 सेकंड में उसने 1 मीटर ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, थर्ड सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहा। एक दूसरी कार है, तो ये कार 1 है। एक दूसरी कार है कार 2। पहले 1 मीटर में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे 2 सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, तीसरे सेकंड में भी उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके हमें एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस समझ आता है कि अगर हम यहां देखें तो इस कार की जो वेलोसिटी है हर सेकंड में वो कितनी है, वो 2 मीटर पर सेकंड है। देखिए हर सेकंड में अगर हम बात करें तो इसने 2 मीटर की ही डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे भैया 1 मीटर पर सेकंड दिख रही है मुझे, यहां पे भी 1 मीटर पर सेकंड दिख रही है, लेकिन यहां पे मेरे को 5/3 मीटर पर सेकंड दिख रही है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, कल ही हमने पढ़ा था, उस तरीके से मैंने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली। और इन दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि इस वाले में वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें v चेंज हो रहा है, जबकि इसमें v कांस्टेंट है। एक्चुअली इसी कैटेगराइजेशन के बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ मोशन बेटा फिक्स हो जाते हैं। तो अगर हमारा v चेंज होता है तो इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बच्चे इसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हमारा v कांस्टेंट है तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की बेसिक जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही एक्चुअली में वेलोसिटी का चेंज होना या नहीं होना है। तो ये सबसे पहले आपको दिमाग में टर्मिनोलॉजी रखनी पड़ेगी, बिकॉज जब क्वेश्चंस में लिखा होता है कि बॉडी इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन है या बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, उसका मतलब होता है उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इसी वेलोसिटी के चेंज को हमने कहा एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसी वेलोसिटी के चेंज को
मेजर कर ले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो बेसिकली यहां से हमारी एक्सेलरेशन की पहली डेफिनेशन आती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम प्लॉट करते हैं, और अगर एक कार है उसका ये है कर्व और एक कार है उसका ये है कर्व, तो हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कार 1 जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, चेंज नहीं हो रही है। जबकि जो कार 2 है वो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, तो या फिर हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अब हम पहले तो ये समझेंगे एग्जैक्टली कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कौन कौन से केसेस बनते हैं, और फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो अगेन द एक्सेलरेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑफ अदर टू टाइप्स। एक बार चेंज भी कांस्टेंट हो सकता है, एक बार चेंज भी अपने आप में चेंज हो सकता है। मतलब देखो, अगर मैं आपको एक ग्राफ बना के बताऊं, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हम ये बनाते हैं वेलोसिटी टाइम का जिसमें चेंज हो रही है वेलोसिटी, देखिए, ठीक है, और एक ग्राफ हम ये बनाते हैं ऐसा। अब देखो, इन दोनों में एक चीज ध्यान से नोटिस करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं। देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं यहां पे इस टाइम इंटरवल को देखूं तो यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी है बच्चे कुछ इतनी है। क्या आपको दिख रही है? कुछ इतना चेंज है। जबकि अगर मैं सेम इंटरवल को थोड़ा आगे कंसिडर करता हूं, थोड़ा बाद में टाइम में कंसिडर करता हूं, तो मैं देखता हूं कि सेम वेलोसिटी का चेंज बढ़ गया है। देखिए, तो ये आपका डेल्टा V1 है और ये आपका डेल्टा V2 है। चेंज इन वेलोसिटी के मैं एक तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर यहां कैलकुलेट करूं तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि यहां पे जो चेंज हुआ है वही चेंज यहां पे भी हुआ है। इसका मतलब चेंज तो हो रहा है, एक्सेलरेशन तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन ये वाला आपका हो जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और ये हो जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो ये मैंने इसलिए आपको समझाया कि जब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चीजों को एनालाइज करता हूं तो मैं सीधे एक्सेलरेशन की तरफ पहुंच पाता हूं, क्योंकि मैं चेंज अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन निकाल पाता हूं। क्या और भी कोई तरीका है वो हम आगे देखेंगे। तो हम अब जनरल स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन की। हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही एक्सेलरेशन की स्टडी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या प्लॉट करते हैं? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी को। फॉर एग्जांपल मैंने ये वेलोसिटी ले ली, ठीक। तो कैसे डिफाइंड है आपके एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया। एक्सेलरेशन को आप डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बात समझ आ रही है? अब इस चेंज को वही है एक बड़े इंटरवल में कैलकुलेट कर सकते हैं और छोटे इंटरवल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस चेंज को हम बड़े इंटरवल में कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल इतने बड़े इंटरवल में कैलकुलेट करें, T1 से T2 के बीच में कैलकुलेट करें, तो यहां वेलोसिटी V1 एंड यहां वेलोसिटी V2 आ रही है। तो अगर मैं T1 से T2 के बीच में कैलकुलेट करूंगा
एक्सेलरेशन बिटवीन t1 एंड t2, तो बेटा इसी को हम कहेंगे ए एवरेज या एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि बड़ा चेंज है। ये क्या आएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आप मेरे को ये बताओ, इसी चेंज को अगर मुझे छोटा करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इन पॉइंट्स को पास ले आऊंगा और इतना पास ले आऊंगा दोनों पॉइंट्स को कि मेरा जो चेंज इन टाइम है वो कितना बन जाए, वो dt बन जाए, और मेरी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाए, स्मॉल dv बन जाए। तो इसको करने का मैथमेटिक्स में क्या तरीका है, अगर मुझे a बिटवीन डेल्टा t निकालना है, जो कि हम एक इंस्टेंट कहलाता है, जिसको हम एक इंस्टेंट कहते हैं, तो यही हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे बच्चे, इस टाइम इंटरवल को हम छोटा कर देंगे और इस पे हम लगा देंगे लिमिट, और जैसे ही हम इस पे लिमिट लगाएंगे हम देखेंगे कि हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा dv बाय dt, dv बाय dt। इसका मतलब मैं यहां से एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dv बाई dt। इंपॉर्टेंट बात, चाहे हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई, इसका मतलब ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसका मतलब ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहां पे आपको दो अच्छे फॉर्मूले मिल गए, एक बड़े इंटरवल में पूछेगा तो आप एवरेज निकाल देना, और अगर बड़े इंटरवल में पूछेगा तो एवरेज निकाल देना, और अगर छोटे इंटरवल में पूछता है आपसे तो आप क्या निकाल देंगे, इंस्टेंटेनियस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, इंस्टेंटेनियस निकाल देंगे। अब मुझे आप ये भी बताओ कि वीटी कर्व से आपको, वैसे तो मैं ग्राफ का अलग से एक पूरा का पूरा वो लूंगा, आपका सेशन लूंगा, लेकिन क्या आपको समझ आ रहा है कि यहां पे जैसे ये बड़ा ट्राइंगल बन रहा था, ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था कि यहां पे एक छोटू सा ट्राइंगल बनता है, और यही छोटू सा ट्राइंगल पे अगर मैं टेंजेंट डाल दूं तो वो यहां से ही पास होती है, जो आगे जाके कहीं पे क्या बनाएगी, जो आगे जाके कहीं पे एक्स एक्सिस से, तो इसको यहां नहीं बनाते हम, तो यहां पे हमारे पास एक छोटा सा ट्राइंगल बनता है जिसमें ये जो चीज है वो dt है, ये जो चीज है वो dv है, यही आगे कुछ जाके एंगल बनाता है जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं एट दिस पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसी का tan थीटा निकालूं तो वो dv बाई dt आता है, मतलब कि देखिए हमारा डिफरेंशिएशन जो हमने पहला पढ़ा था और जो हमने अभी एक्सेलरेशन पढ़ा, इन दोनों से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर हम स्लोप ऑफ vt निकाल लें, जो कि क्या होता है, जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, और मैथमेटिकली ये डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t के इक्वल होता है, तो ये a इंस्टेंटेनियस भी दे देता है, ये a इंस्टेंटेनियस भी दे देता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम ये समझ जाएंगे कि अगर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा, और अगर हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशंस हो जाएंगी। तो इसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, या हमारे पास ऑलरेडी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उनसे हम कुछ चीजों को डिराइव या देखने की कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, तो आपसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया है, अच्छा अब एक्सेलरेशन दे दिया गया है, ओके, आपसे पूछा है डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt होता है, डेल्टा वी कैलकुलेट करिए। देखिए अब ध्यान समझिए, ये ऑलरेडी जेई में बहुत पहले आने वाले क्वेश्चन है, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते थे, लेकिन अब इस बात को ध्यान से देखिए। भाई आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, आपको जब कुछ समझना है तो आप तो फॉर्मूले लिख लो। तो जो फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा a इज इक्वल टू dv बाई dt, इसमें अब ये आपको a नहीं दे रहा है, a नहीं दे रहा है, a दे रहा है, v नहीं दे रहा है। पहले v दे के a पूछ सकता था तो डिफरेंशिएशन करके निकाल लेते, लेकिन
यहां से अगर मैं देखूं तो मैं एक और चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज ए डी टी इज इक्वल टू डीवी। और अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर दूं तो देखिए वो यही चीज जो बोल रहा था वो आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी है टी क्यूब प्लस 3t इंटू डी टी इज इक्वल टू डीवी। बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक ले जाऊंगा, वेलोसिटी चेंज होगी इनिशियल से फाइनल। टाइम 0 से सम t टाइम तक जाएगा, कहां तक जा रहा है देखो 1 to 2 सेकंड से वेरी करवाना है तो 1 से लेकर 2 तक ले जाओ इसको। तो ये आ गया t की पावर 4/4 प्लस 3t²/2। ये आ गया बेटा 1 से लेकर 2 इज इक्वल टू डेल्टा वी या v माइनस यू, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 2 2 जा 4 2 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16/4 प्लस 3 इंटू 4/2 माइनस यह जाएगा 1/4 प्लस 3/2। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो 4 प्लस 6 माइनस यह आ जाएगा आपका 4 और यह जाएगा 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू डेल्टा वी। ये पूरा आ जाएगा बेटा 6 प्लस 4 10 40 माइनस 7 33/4 इज डेल्टा वी। द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए कि क्या आएगा आपका आंसर। अब देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो ये 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। कैसे? आप बस ये सोचिए कि आपने एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है। क्या आपने एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल पढ़ा है सर। लेकिन सर यहां वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो क्या मैं वेलोसिटी को निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करके? बताइए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये जाएगा 0, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा कांस्टेंट है। बीटा का आ जाएगा बेटा माइनस बीटा, टी का जाएगा माइनस बीटा, क्योंकि टी की पावर 1 का आ जाएगा 1, टी की पावर 0 डिफरेंशिएशन करेंगे तो, प्लस ये जाएगा 2 गामा टी। तो यहां से आपको v मिल गया बच्चे कितना, या v की वैल्यू कितनी मिल गई आपको इन सेंस ऑफ इक्वेशन, माइनस बीटा प्लस 2 गामा इंटू टी। फिर आप जब इक्वेशन लिखते हैं तो v की वैल्यू मतलब वेक्टर नहीं लगाते हैं, इसको आप ऊपर रखिए। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी, इसको डिफरेंशिएट करिए तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 गामा आ जाएगा, दैट इज 2 गामा। तो देखिए यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ ways of calculating acceleration with velocity या फिर with displacement, या फिर with displacement।
चलिए तो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में 25 फेब का। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर। तो यहां से एक स्टोन ड्रॉप किया गया और बेटा जब भी वो 5 मीटर का एक क्रॉस करता है यहां पे, तो 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये स्टोन और जो पहला स्टोन है वो दोनों ही सेम टाइम में नीचे पहुंचते हैं। इसको भी टी टाइम लग रहा है, इसको भी टी टाइम लग रहा है। आपसे पूछा है कि बताइए हाइट कितनी होगी टावर की, निकालिए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अभी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया था, आपको ध्यान होगा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया था। देखिए तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि भाई अगर हम ये निकाल लें कि यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा है ना, तो h इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक है ना। h की वैल्यू 5 है बेटा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है बच्चे, इंटू टी स्क्वायर। यहां से हमें टाइम मिल जाएगा 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में यहां पे पहुंचा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो हम ये भी निकाल सकते हैं कि एक और इक्वेशन हम बना सकते हैं टोटल हाइट की। तो टोटल हाइट के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें नहीं पता। और हमें ये भी पता है कि h माइनस 25 मीटर ये सेकंड स्टोन भी ट्रेवल करता है इतने में ही, हाफ ए टी स्क्वायर में। दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो सबसे बेस्ट है भैया यहां पे इसकी वैल्यू रख दो, और इसकी वैल्यू आप जैसे ही रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक्चुअली में इसको t माइनस 1 सेकेंड लगेंगे। हाँ, इसको t सेकेंड नहीं लगेंगे, t माइनस 1 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड ये यहां पहुंचा है, मतलब कि इसको t माइनस 1 सेकेंड लगने वाले हैं। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, बिल्कुल सिमिलर वैसी इक्वेशन बन गई है। अब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चे, यहां 25 बच जाएगा। आपको पता है हाफ ए टी स्क्वायर टर्म कट जाएगा, यहां पे एक टर्म बचेगा आपका माइनस ऑफ हाफ ए, और एक बचेगा प्लस हाफ ए इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए इंटू टी। तो 25 इज इक्वल, देखेंगे ये कितना आ जाएगा, -5 इधर जाके आ जाएगा 30, ये ए इंटू टी आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड्स। अब आप हाइट निकाल सकते हैं, तो ये जाएगा h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 9, h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 45 मीटर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर, दैट इज फर्स्ट। समझ आ रही है आपको बात? तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने करवाया वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अ स्कूटर एक्सेलरेट्स, अगेन आया हुआ क्वेश्चन, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर अ टाइम t1 एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो t1 में वो अल्फा a1 एक्सेलरेशन से चलती है, एंड रिटार्ड्स एज अ कांस्टेंट रेट। अच्छा, कांस्टेंट रेट से वो a2 से जाती है। देन करेक्ट वैल्यू ऑफ t1 अपॉन t2 विल बी ओके। तो हमें एक बात पता है भैया कि v इज इक्वल टू यू प्लस हम a1 t1 लगा दें, है ना, और u 0 है तो v की वैल्यू a1 t1 हो गई, और सेकंड वाले के लिए यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और फाइनल 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू a1 t1 माइनस a2 t2 आ जाएगा। तो यहां से t1 अपॉन t2 की वैल्यू भैया देखिए, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, वो आ जाएगा a2 अपॉन a1। क्या आ जाएगा, a2 अपॉन a1, दैट इज सेकंड ऑप्शन। देख रहे हो आप कितना सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ बॉडी एट रेस्ट इज मूव्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बाय मशीन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। अब यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, और वो आपको कांस्टेंट k दे रखा है। तो यहां से आपको dw इज इक्वल टू kt मिल जाता है, ठीक है, k dt मिल जाता है। जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वर्क डन इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, आपको वर्क डन इज इक्वल टू k इंटू टी मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क होता है भैया
ये बॉडी की किस में जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाता है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाता है भैया ये वर्क। तो एक तरीके से आप हाफ एम कॉमन निकाल लो। अच्छा, इनिशियल रेस्ट था तो फाइनल वी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू के टी आ गया। देखिए जरा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, किस तरीके से घुमाया गया है। अगर आपसे ये अभी नहीं बन रहा तो बन जाएगा जब हम मैकेनिक्स को आगे पढ़ेंगे। तो वी स्क्वायर की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू भैया टी आ गई, तो v की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, नहीं इसको मैं dx बाई dt के प्रोपोर्शनल लिखता हूं, प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेते हैं सारा का सारा। तो dx की प्रोपोर्शनलिटी रूट टी dt आ गई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की प्रोपोर्शनलिटी आपकी, इसको इंटीग्रेट करिए, पावर सामने जाएगी उसको हटा दीजिए और पावर एक कम हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन रूट टी आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रूट टी आ जाएगा, मतलब t की पावर -1/2 आएगा एक्चुअली में। तो यहां पे क्वेश्चन में t की पावर -1/2 होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, वो k था, हमको ये मिल गया। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाता है, इनिशियल 0 थी तो फाइनल के इक्वल आ गई। v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t मिला, v प्रोपोर्शनल टू रूट t मिला, ये dx बाई dt होता है, dt यहाँ पे इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट किया तो पावर बढ़नी चाहिए थी, तो पावर बढ़नी चाहिए थी तो मतलब यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है ना, इंटीग्रेट किया था ना कि हमने डिफरेंशिएट। ठीक है, तो x की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू t/2 आ जाएगी। देखिए इस तरीके से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बना के डाले गए होते हैं आपके लिए। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट। ठीक है भैया, स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व एट 4th सेकंड। तो चौथे सेकंड के बाद क्या हुआ है, चौथे सेकंड के बाद एक ड्रॉपलेट हमें यहां मिली है और उसके जस्ट पीछे वाली जो ड्रॉपलेट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 34.3 मीटर है। ओके, और ये कब मिला है, ये ऑब्जर्वेशन कब हुई है, जब ये चौथे सेकंड पे यहां पे है, t इक्वल टू 4 पे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 4 सेकंड में ये हाइट कितनी ट्रेवल होगी। तो ये जाएगा भैया हाफ इंटू 10 इंटू, अब देखो उसने बोला है आप GT स्क्वायर यूज करना, ठीक है, उसने बोला 9.8 यूज करना, बट रफली मेरे को पता है आंसर आ जाएगा, तो मैं अभी 10 से ही करता हूं। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 4 4 16, ये आ जाएगा आपका 80 मीटर्स। तो ये अगर 80 मीटर है टोटल, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 45.7 मीटर्स। बस अब आप ये निकाल लो कि यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको फिर इन दोनों टाइम का गैप पता चल जाएगा, तो आपको ये समझ आएगा दो ड्रॉप के बीच में कितना गैप है, कितने सेकंड में अगली ड्रॉप निकली। तो फिर h डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू 10t स्क्वायर, टाइम निकालना है इस बार हमको। तो t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 45.7 अपॉन 10, इसको लगभग 90 अपॉन 10, लगभग है ना, लगभग 90 अपॉन 10, लगभग इसको 9। t की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है, 3 सेकंड। देखो ये 4 सेकंड में आता है, लगभग 3 सेकंड में आता, मतलब दोनों के बीच का टाइम कितना है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में एक ड्रॉप मिली है आपको पीछे, इसका मतलब आप कह सकते हैं द आंसर इज 1 ड्रॉप पर सेकंड। रफली निकाल के भी आपका आंसर सही आएगा, एग्जैक्ट निकालोगे तो भी आंसर एग्जैक्ट 1 सेकंड के आसपास आ रहा होगा। देखिए यहां पे इनका लगभग वही है ना, 3 सेकंड के आसपास आंसर आ रहा था और 1 सेकंड आ रहा है। चलिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x ऑन द मूविंग इज इतना, वेयर l and m द रिटार्डेशन ऑफ द मोशन इज। अब देखो बहुत प्यारा, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय दिस मच, t इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx आपका गिवन है। आपसे पूछा इसका रिटार्डेशन कितना होता है। सबसे इजी तरीका बेटा, जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जिसमें आप ये मत करने लगना कि x निकाल रहे हो, नहीं, आप सीधे क्या कर सकते हो, आप सीधे बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये 1 आ जाएगा, ये m इंटू 2x आएगा और dx बाई dt मतलब वेलोसिटी आ जाएगा, प्लस n इंटू dx बाई dt वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू यहां से आएगी 1 अपॉन, ये कॉमन निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगा 2mx प्लस n। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये माइनस में आपको पता है पावर -1 होगी और -2 आके नीचे आ जाएगा इतना का पूरा इंटू जब आप इसको करोगे तो ये जाएगा 2m और dx बाई dt मतलब v फिर से आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये तो बेटा 1 अपॉन v था ही, मतलब 1 अपॉन v स्क्वायर था ही, सॉरी ये v है ना पूरा ये वाला, तो ये v स्क्वायर तो आ ही गया, 2m भी आ गया इंटू v भी आ गया, -2mv क्यूब। तो रिटार्डेशन आ रही है आपकी 2mv क्यूब, क्योंकि रिटार्डेशन में ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि साइन नेगेटिव होगा।
बात समझ आ रही है? ओके, ये वाला हम अगले उसमें करेंगे क्योंकि ये हमारा आगे होगा। हाँ, ये कर सकते हैं हम, है ना। वेलोसिटी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय इतना। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 1 and 2 सेकंड इज, ओके, ये वेलोसिटी है ना। तो ये तो बड़ा ही सिंपल है। आप वेलोसिटी को, अब देखो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो अगर ये नेगेटिव होते अल्फा बीटा में से कोई एक, तो बेटा कुछ चेक करना पड़ता, ये कि पलट तो नहीं रही है ये गाड़ी। लेकिन क्योंकि अभी ऐसा नहीं बोला गया है, तो आप सीधे सीधे बेटा इसका dx/dt लिख लो, अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब कर लो, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। जब इंटीग्रेट करोगे इसको ना, तो ये जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी की पावर 4/4। अब बेटा x आप निकालो 2 सेकंड में, तो x इन 2 सेकंड आ जाएगा आपका 4/2, दैट इज 2 अल्फा, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16/4, दैट इज 4 बीटा। और x की वैल्यू अगर आप 1 सेकंड में निकालो तो आ जाएगा अल्फा/2 प्लस बीटा/4। इसको आपको माइनस करना पड़ेगा मेरे को लगता है, हाँ बिल्कुल आपको माइनस करना पड़ेगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, x2 माइनस x1 को निकालिए आप, तो यह जाएगा अल्फा/2 माइनस अल्फा, तो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, 2 अल्फा माइनस इतना, तो 2 2 जा 4, 3 अल्फा/2 प्लस 16 माइनस 1 15 बीटा बाय, है ना, 15 बीटा बाय कितना 4, 3/2 अल्फा प्लस 15 बीटा बाय 4, है ना, ये सही है। 2 2 जा 4, अच्छा एक मिनट रुकना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है, 16/4 इज 4, बिल्कुल ठीक है। और 1 1 1 ये भी बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अरे यार यहाँ पे हमने कोई, अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है हमने, रुक जाइए, ये 2 की जगह हमने 3 कर दिया, कोई नहीं, तो यहाँ 3 आएगा बेटा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है ना। और ये भी फिर चेंज हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8/3 आएगा, ये 8/3 बीटा आएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 7 बीटा/3, है ना। तो 3/2 अल्फा और 7 बीटा/3, ये आपका आ रहा है बी ऑप्शन, सही है। चलिए, ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। आराम से इस प्रॉब्लम को बनाइएगा, बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। मैं देखना चाहता हूं आप जेई की प्रॉब्लम इसको क्रैक कर पाते कि नहीं, कमेंट डाउन करके बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा, और उसके अगले लेक्चर में आपको रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा। दिस साइनिंग ऑफ फिजिक्स एजुकेटर। कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम बाद में रिजॉल्व कर दें।